हेलो 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 हेलो। चलो जा रहा है आवाज। तो देखो, अब हम लोग को यहाँ पे पढ़ना था बैलेंस करने का। एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है। तो इसमें हम कुछ स्टेप बताए थे, जिसमें पहला स्टेप था ये कि मेटल चेक करो। पूरे इक्वेशन में ये चेक करो कि मेटल कहाँ है। जहां भी मेटल होगा उसको चेक करो, रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड, कि क्या दोनों साइड में मेटल्स के जो एटम्स हैं वो इक्वल है कि नहीं है। नहीं है तो इक्वल करो, और नहीं है तो फिर उसको इक्वल करो। दूसरा, जब मेटल इक्वल हो गया तो फिर उसको उसके बाद नॉन मेटल के ऊपर पढ़ो। ठीक है। नॉन मेटल को इक्वल करो। अभी दिमाग में आएगा कि कैसे पहचानेंगे कि वो मेटल है, कैसे पहचानेंगे कि वो नॉन मेटल है, तो वो भी बताएंगे। तो पहले मेटल बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को करो। और नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद एक बार एक स्टेप पीछे जाकर चेक करो कि कहीं नॉन मेटल को बैलेंस करते वक्त हमारा मेटल तो नहीं गबड़ा गया, इम्बैलेंस तो नहीं हो गया। तो एक बार पीछे का स्टेप एक बार चेक कर लेना है। जैसे आगे बढ़ो तो एक पीछे पीछे का स्टेप चेक कर लो। फिर नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया तो फिर मेटलॉइड को करो चेक। ठीक है। मेटलॉइड को चेक करने के बाद एक स्टेप पीछे नॉन मेटल को चेक करो कि इम्बैलेंस तो नहीं हो गया, आगे के स्टेप बढ़ने पर। फिर उसके बाद हाइड्रोजन को करो, फिर लास्ट में किसको करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। यहां तक समझ में आया। अब सबसे पहले एग्जाम्पल समझने से पहले एक चीज कर लेते हैं कि मेटल कैसे पहचाने कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड्स है। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पता है, देखते ही पकड़ लेंगे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। कैसे? तो हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन में H लिखा होगा। ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन में O लिखा होगा। तो इससे पकड़ लेंगे। आया समझ लो, क्लियर है। बाकी ये कुछ एलिमेंट है जो एलिमेंटी एलिमेंट्स के फॉर्म में, यानी अपने ही सिर्फ फॉर्म में डाई एटॉमिक के रूप में हमेशा लिखे जाते हैं। ये कैसे लिखे जाते हैं? हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखे जाएंगे। यानी ऑक्सीजन, अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिखना है तो O2 लिखना पड़ेगा। सिर्फ हाइड्रोजन लिखना है तो H2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन अपना दो एटम्स के फॉर्म में ही स्टेबल होता है, हाइड्रोजन अपने दो एटम्स के फॉर्म में स्टेबल होता है। आया समझ में। वैसे ही नाइट्रोजन अपने दो ऑक्सीजन के दो एटम्स के फॉर्म में स्टेबल होता है। उसी तरह फ्लोरीन जो 9th नंबर पे आता है, तो ये भी दो एटम्स के फॉर्म में ही स्टेबल होता है। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमेशा I2 के फॉर्म में, Br2 के फॉर्म में, आया समझ में, इसी फॉर्म में स्टेबल होते हैं। क्लियर है। यही चीज हम लोग कल पढ़े थे। बैलेंस करने के लिए स्टेप तो बता दिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे पहचाने। तो सबसे पहले एक चीज याद रखो, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कह रहे हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलेट्स को कैसे पहचाने ये देखना है। लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, ये एटम क्या होता है, एटम क्या होता है। ठीक है। तो एटम क्या है, एक ऐसा छोटा से छोटा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके बाद अब उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। जिसके बाद अब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी सबसे छोटा पार्ट है वो। किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है, एटम। अब एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्ट्स मिलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे प्रोटॉन, जैसे न्यूट्रॉन। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं। तो सबसे छोटा एक सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। और एटम्स के अंदर मिलते हैं तुमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आया। तो एक साइंटिस्ट तो बोले थे कि भाई एटम्स को तोड़ा ही नहीं जा सकता है, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट आए तो वो बोले नहीं, एटम्स को भी तोड़ा जा सकता है। और जब टूटेगा तो एटम्स के अंदर तीन सब एटॉमिक पार्ट्स मिलेंगे, और वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आया समझ में। थॉमसन रदर जो एक्सपेरिमेंट है, जिसमें तुमको किसका किसका एग्जांपल लेके समझाया गया था, गोल्ड फ्लैग का। ठीक है। ये सारा चीज 9th में पढ़ाया गया है। 9th का ये सारा चीज है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है। 10th में भी तुमको हल्का बहुत पढ़ाया जाएगा, मेटल्स नॉन मेटल में चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अभी ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे बेसिक की ओर बढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के, तब ऊपर ऊपर से सिर्फ पढ़ रहे हैं। बाकी जो अगर पढ़ना होगा डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में अगर जहाँ पूछेगा डिटेल तो वहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ पूछेगा नहीं, सिर्फ नॉलेज रखना है, तो वहाँ नॉलेज रखने वाला चीज करेंगे सर। आया समझ लो। तो एटम्स में देखो, अभी एटम्स पहला ही चैप्टर था तुम्हारा 9th का, एटम वाला, एटम एंड स्ट्रक्चर का, केमिस्ट्री में था ना। वहाँ मैटर एंड इट्स सराउंडिंग पहला चैप्टर था, उसमें तुम्हारा तीसरा या चौथा चैप्टर था, एटम एंड स्ट्रक्चर्स, था ना। फोर्थ चैप्टर था मॉलिक्यूल्स, चौथा चैप्टर था।
उसमें ये चीजें पढ़ना था। अब देखो, जैसे समझो ये है एटम, ये क्या है, ये एटम है, ठीक है। एटम के सबसे सेंटर पे बैठा हुआ रहता है न्यूक्लियस। क्या बैठा रहता है? न्यूक्लियस। एंटर के सबसे एटम के सबसे सेंटर पे क्या बैठा रहता है? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर ही तुमको दो चीज देखने को मिलेगा, एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही दो चीज दिखने को मिलेगा, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन भैया क्या करेंगे कि इस एटम के अंदर जितने भी ऑर्बिट्स होंगे, जितने भी इनका रास्ता होगा, जिनके भी जितने भी ऑर्बिट्स होंगे, उस पे ये क्या करेगा? चक्कर मारेगा। अब इसका एग्जांपल तुम ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे सन, सन के अराउंड सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स वो क्या करते हैं? राउंड करते रहते हैं, चक्कर मारते रहते हैं, घुमाव करते रहते हैं। तो सन है क्या चीज? सन जो है पूरा, देखो ऐसे समझो, पूरा सोलर सिस्टम को मान लो एटम। अब उस एटम के बीच में सन बैठा है, जो न्यूक्लियस का काम कर रहा है। समझ में आया? सोलर सिस्टम का एग्जांपल ले रहे हैं एटम को समझाने के लिए। पूरे सोलर सिस्टम को मानो तुम क्या चाहिए? एटम। अब उस एटम के बीच में न्यूक्लियस बैठा है, वैसे ही सोलर सिस्टम के बीच में सन बैठा है। आ रहा है समझ में? और उस सन के चारों तरफ जो चक्र मार रहे हैं प्लैनेट्स, वो हो गए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या मार रहा है? चक्कर मार रहा है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? तो ये है पूरा एटम का स्ट्रक्चर। और उस न्यूक्लियस के अंदर यानी सन के अंदर तुम्हें दो चीज देखने को मिलेगा, कौन कौन सा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आया यहां तक? यहां तक की बात क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना, प्रोटॉन का चार्ज हमेशा +1 होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0। नाम है न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। आ रहा है समझ में? न्यूट्रल गियर चलता है ना गाड़ी में, जहां पे गाड़ी रुक जाती है, तो न्यूट्रल से न्यूट्रॉन बना, जिसका चार्ज 0 है। समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन के चार्ज -1 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इनका मास लिखा हुआ है एएमयू फॉर्म में। ठीक है, 1 1 एंड 0, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0 होता है। ठीक है, और ये लोकेशन इनका है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में चक्कर मारता रहता है। ठीक है, जैसे हर प्लैनेट का अपना ऑर्बिट होता है ना, उसी ऑर्बिट में चक्कर मारता रहता है, सन का मारता रहता है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो ऑर्बिट्स में चक्कर मारता रहता है, किसका? न्यूक्लियस का। आया समझ में क्या कह रहे हैं? क्लियर हुआ यहाँ तक एटम के बारे में कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? चलो, जब ये चीज क्लियर हो गया, तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, चीजें इनको देखो जरा, अब समझो। कुछ चीजें लिखा है, 20 तक का भी सिर्फ करा रहे हैं तुम्हारा प्रैक्टिस। ठीक है, कितने तक का? 20 तक का प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो देखो, जैसे 1 से लेकर 30 तक यहाँ पे अपने कॉपी में लिख लो और याद कर लो, जिसको नहीं याद हो रहा है। क्या चीज? जिसको नहीं याद हो रहा है वो लिखो। 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स तुम्हें याद करने हैं पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, विथ एटॉमिक नंबर, यानी सीक्वेंस में याद रखना है। और ऐसे याद करो कि एक बार बोले तो समझ में आ जाए। यानी हम बोल रहे हैं कि 15 नंबर पे क्या आता है, तो तुम्हारे तरफ से तुरंत जवाब आना चाहिए। क्या आता है 15th नंबर पे? गुड, फॉस्फोरस। तुरंत बोल रहे हैं 17 नंबर पे क्या आता है, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्लोरीन आता है। 20 पे क्या आता है, तो कैल्शियम आता है। 21 पे क्या आता है, तो स्कैंडियम आता है। 25 पे क्या आता है, तो मैंगनीज आता है। आया समझ में? 29 पे क्या आता है, कॉपर जिंक। तो कॉपर तुम्हारा 29 पे, 30 पे जिंक आता है। तो इस तरीके से 1 से लेकर 30 तक के सिर्फ याद करने हैं। वैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट। उसमें से तुम्हें सिर्फ 30 इधर और कुछ 5-6 और बचेंगे। ठीक है, वो चीज याद करनी, यानी टोटल मिला के देखो तो 36-35 के अराउंड तुम्हें एलिमेंट याद रखना है। आ रहा है समझ में कि नहीं है? वो और 5-6 है, वो तुमको बेसिक में बता देंगे क्या क्या है, वो चीज बस तुम्हें याद करना है। समझ में आया? बस इतना ही तुम्हें याद करना है, 35 से 36 एलिमेंट ही याद रखना है। ठीक है, उसका एटॉमिक मास याद रखना है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं ये याद रखना है, बस। आ रहा है समझ में? उसमें तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री का खेल हो जाएगा 10th क्लास का, खत्म। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये पूरा 20 तक लिखा हुआ है। इनके शॉर्ट फॉर्म सिंबल भी लिखा हुआ है। हाइड्रोजन को H से बोलते हैं, हीलियम को He बोलते हैं, लिथियम को Li बोलते हैं, बेरिलियम को B बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोरोन को B बोलते हैं। उसके बाद क्या चीज है? कार्बन, कार्बन को C। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है? गुड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को N। फिर ऑक्सीजन को O। फिर फ्लोरीन को F। और फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा नियोन, नियोन मतलब Ne।
आ रहा है समझ में? एक चीज ध्यान रखना है, एलिमेंट का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है उसमें पहला लेटर ऑलवेज एक कैपिटल लेटर होगा, और अगर कभी दूसरा लेटर का यूज हुआ, उसको सिंबल में यूज किया, तो वो ऑलवेज क्या होगा? स्मॉल लेटर होगा। ठीक है? कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है इस तरीके की चीजों में, जैसे CO और CO। अब ये दोनों का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। डाई मतलब दो ऑक्सीजन, अब मोनो मतलब एक ऑक्सीजन। ठीक है? तो ऊपर वाला तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो ऑक्सीजन एक ही है, तो एक है तो बताना पड़ेगा कितना ऑक्सीजन लगा है, तो एक ही ऑक्सीजन है इसलिए मोनो। और ऑक्सीजन को IDE लास्ट में लगाते हैं, बताए थे कि अगर कंपाउंड में एलिमेंट है तो लास्ट वाले में IDE लगाते हैं, बताए थे ना कि नहीं बताए थे? तुम शायद नहीं थी तब। तो यहां हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो CO लिखा है जिसमें O स्मॉल लेटर में है, यानी ये किसी ना किसी एलिमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है। तो ये कौन सा एलिमेंट है? तो ये कोबाल्ट है। ये कौन सा है? ये कोबाल्ट है। आया समझ में? तो ये कंफ्यूजन कभी क्रिएट मत करना। समझ में आया? ये चीज बात अलग है और इसका बात अलग है। ये किसी, हाँ, हाँ, तो स्मॉल है और पहला लेटर कैपिटल, यानी ये किसी ना किसी एलिमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है? और ये तुम्हारा एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का ग्रुप अगर एक साथ है तो हम उसी को कंपाउंड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। और एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट जो है वो अपना सिंपल फॉर्म के अगर स्ट्रक्चर में है, ऐसा समझो, सिंपल फॉर्म स्ट्रक्चर में, उसी को हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है? हाँ, सेम तरीके के एटम अगर जुड़े हुए हैं तो एलिमेंट फॉर्म्स में है, उसी को हम एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो, तो ये चीजें याद रखना। अब एक चीज और ध्यान रखो, किसी भी एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है। जैसे स्कूल में रोल नंबर होता है, वैसे ही एलिमेंट को भी रोल नंबर की जरूरत पड़ेगा कि भैया दूसरे नंबर पे कौन लड़का आया है, दूसरे नंबर पे इस क्लास में दूसरे नंबर पे किस किस बच्चे का नाम है। उसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में 118 बच्चे हैं, तो भैया दूसरे नंबर पे कौन सा बच्चा है, तीसरे पे कौन सा बच्चा है। तो इस पोजीशन को जो फिक्स कर रहा है, हर एक एलिमेंट के पोजीशन को जो फिक्स करता है, उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। आया समझ में कि 11th नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? तो यानी रोल नंबर बताओ सोडियम का कितना है, यानी एक तरीके से रोल नंबर को ही चेंज करके बोला गया है एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर बताओ सोडियम का कितना होता है, तो 11 होता है। समझ में आया? तो तुम्हें क्या याद करना है? तुम्हें हाइड्रो एलिमेंट्स का नाम याद रखना है, एलिमेंट का सिंबल का नाम याद रखना है, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। ठीक है? और अगर एटॉमिक नंबर याद हो गया एलिमेंट के, तो तुम्हें उस एलिमेंट का प्रोटॉन याद हो गया कि उस एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं, उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो याद हो गया। न्यूट्रॉन्स नहीं याद हो गया, क्योंकि कुछ कुछ एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग होते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है? तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है। आया समझ में? तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा? यहाँ पे नहीं लिखा है। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा? 1 ही होगा। आया समझ में क्या कह रहे हैं? क्लियर हो रहा है? वैसे ही हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 2 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 2 ही होगा। आया समझ में क्या कह रहे हैं? क्लियर हो रहा है? जो चीज कह रहे हैं वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो उसी तरीके से सारा है। तो एक चीज ध्यान रखो, क्या चीज यहाँ लिख देते हैं कि एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अब देखो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, इसी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन। आया समझ में? अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए चलो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन कैसे निकालते हैं। हम्म, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन कैसे निकाला जाता है, अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है? समझ में आ गया यहाँ तक?
यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो। हाँ, टाइम तो लग जाता है यार, काफी लगता है। टाइम तो लगता है लेकिन बन जाता है, कोई वो नहीं। अब देखो पहले एक चीज और देखो, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये एलिमेंट का फॉर्म लिखा हुआ है कि किस तरीके से लिखते हैं। जैसे समझो, जैसे तुमको दिया हुआ होगा क्या चीज, इस तरीके से तुम अपने बुक में देखे होगे, कैल्शियम, क्या लिखा होगा, कैल्शियम का सिंबल लिखा होगा यहाँ पर, आया समझ में। उसके बाद इसके नीचे इस साइड में चाहे इस साइड में लिखा रहता है। अगर मान लो इसके नीचे यहाँ पर लिखा है 20, तो ये जो 20 है इसके एटॉमिक नंबर को बताता है। आया समझ में क्या कह रहे हैं। और इसके ऊपर ऑलवेज इसका मास नंबर लिखा होगा 40। तो बीच में सिंबल होता है, इसके नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और इसके ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है। आया समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंबल सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है चीजें, समझ में आया। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता है, समझ में आया कि नहीं आया। इस चीज को ध्यान रखना है, एलिमेंट नीचे एटॉमिक नंबर होता है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, और ऊपर एटॉमिक मास होता है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ देते हो तो वो उसका उस एलिमेंट का मास निकल के आता है। ठीक है, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। आया समझ में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ दोगे तो एटॉमिक मास पता चल जाएगा उस एलिमेंट का। ठीक है, अगर नहीं ऐसा नहीं करना है तो सिंपल लैंग्वेज में कल बताए थे, क्या बताए थे कि अगर एटॉमिक नंबर इवन है, अगर एटॉमिक नंबर इवन है, इवन नंबर है, तो सिंपल सा सिर्फ उस एटॉमिक नंबर का डबल कर दो। सिंपल सा सिर्फ क्या करो, उस एटॉमिक नंबर का डबल कर दो। और अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो सिर्फ क्या करना है, डबल करके एक जोड़ देना है। डबल करके क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। जैसे अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है, और बोल दिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो सोडियम का एटॉमिक मास बताओ कितना होता है। तो क्या करेंगे, पहले 11 का डबल करेंगे तो कितना हो गया 22, और एक जोड़ देंगे क्योंकि 11 एक ऑड नंबर है, तो एक जोड़ देंगे तो 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, 23 हो गया। आ रहा है समझ में। एक एक्सेप्शन आएगा, एक से लेकर के 30 तक के बीच में, सॉरी 1 से लेकर के 20 तक के बीच में एक एक्सेप्शन आएगा इस फॉर्मूले पे, वो है क्लोरीन का। क्लोरीन का अगर तुम देखो तो 17 पे आता है क्लोरीन। क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे। तो एक तो ऑड नंबर है पहली बात, 17। तो 17 का डबल करेंगे तो 34 हो जाएगा। 17 का डबल करोगे क्या होगा, 34। और ऑड नंबर है तो एक जोड़ना पड़ेगा तो 35। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से जो हम बता रहे हैं, इसके हिसाब से तो एटॉमिक मास 35 होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। तो इस फॉर्मूला पे 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट में एक ही एक्सेप्शन है, वो क्या है, वो क्या है, क्लोरीन वाला। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का एक्चुअल में जो एटॉमिक मास है वो 35.5 होता है, यानी 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5 होता है। लेकिन हमारे फॉर्मूला के हिसाब से सिर्फ 35 आ रहा है, तो इसलिए क्लोरीन हमारे पास क्या हो गया, इस फॉर्मूला के हिसाब से एक एक्सेप्शन केस बन गया। आया समझ में आ रहा है। तो हर एलिमेंट पे 1 से लेकर 20 तक के हर एलिमेंट पे ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा, और काफी इजी मेथड है एटॉमिक मास निकालने का। नहीं तो फिर करते रहो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर पता करना पड़ेगा हर इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का, और तब दोनों को जोड़ करके एटॉमिक मास निकालेंगे। तो इससे अच्छा है कि इवन वाले को डबल करो और ऑड वाले को डबल करके +1 कर दो, और एक्सेप्शन एक ही दो बनेगा। आया समझ में, किसी भी फॉर्मूला का एक्सेप्शन एक ही दो होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो उस एक्सेप्शन को याद कर लेंगे कि ये दो एक्सेप्शन है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ यहाँ तक। एटॉमिक मास अगर हम किसी का भी अब निकालने के लिए बोले 1 से लेकर 20 तक में, निकाल पाओगे, निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा।
तो जल्दी निकाल के दिखाओ हमें 2-3 एलिमेंट का। निकालो, कॉपी पे करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला निकालो, पोटेशियम, जो 90 नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर है 19। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 19, 39। तो कितना हो जाएगा उसका? 39, क्योंकि 19 का डबल +1, तो 38 + 1 39 हो गया। फिर उसके बाद अगर हम तुमसे कहें कि बताओ नियोन का, नियोन आता है 10 पर, 20 आया समझ में? क्लियर हुआ? अगर हम तुमसे कहें बताओ फ्लोरीन, जो आता है 9 पर, 19 हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? क्योंकि 9 दूनी 18 + 1 19। आया समझ में? क्लियर हुआ? अगर हम तुमसे पूछे बताओ बोरोन का, जो 5 पे आता है, 11 हो जाएगा। समझ में आया? बस इतना इजी है, इजिएस्ट मेथड, सबसे अच्छा है। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो, जब ये चीज समझ में आ गया तुम्हें, तो अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना सीखते हैं। या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा बेसिक में ही चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बेसिक को ही करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बेसिक, ठीक है। अब देखो, ये बेसिक चीजें हैं केमिस्ट्री का, जो जानना जरूरी है केमिस्ट्री पढ़ने से पहले। आया समझ में? अब ऐसा नहीं है कि जो ये है इसमें से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, नहीं। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जो चीज जरूरी है वो पढ़ना तो जरूरी है ना, तभी केमिस्ट्री समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो पीडीएफ है इसको हम बेसिक पीडीएफ मानते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, और इस पीडीएफ का नाम ही है केमिस्ट्री एंड इट्स लैंग्वेज। ठीक है, केमिस्ट्री और उसका लैंग्वेज। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें रासायनिक की भाषा पढ़ना जरूरी है। तो क्या होता है जरा समझो ध्यान से। केमिस्ट्री डील विथ मैटर, केमिस्ट्री हमेशा किससे डील करता है? मैटर से। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड इट्स ओन मास, जिसका खुद का मास हो और वो कुछ स्पेस क्या करता हो, ले रहा हो। यूनिवर्स में कुछ ऐसा बताओ जो मैटर ना हो, जो एग्जिस्ट करता हो यूनिवर्स पे और वो मैटर ना हो। वैक्यूम, वैक्यूम मैटर नहीं है। वैक्यूम मैटर नहीं है क्या? वैक्यूम स्पेस नहीं लेता है। वैक्यूम कहीं क्रिएट करोगे तो वो तो स्पेस लेगा ना, कि नहीं लेगा? तो स्पेस तो ले रहा है, लेकिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो फिर कैसे वैक्यूम द्वारा मैटर नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है। अब हम बताते हैं। थिंकिंग, सोचना, क्या वो मैटर है? क्या वो स्पेस ले रहा है? यूनिवर्स में कहीं भी थिंकिंग को रख रहे हैं तो क्या वो स्पेस ले रहा है? क्या उसका वजन है? वेट है उसका? नहीं है। तो जो चीज, हाँ, लव हो गया, समझ में आया, थिंकिंग्स हो गए, ये सब चीजें जो है वो मैटर नहीं होते हैं, क्योंकि इनका खुद का कोई स्पेस नहीं होता है, स्पेस लेते नहीं है, और ना ही इनका कोई वजन होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, मैटर कुछ होता है कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ये लैपटॉप हो गया, पेन हो गया, सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ये सारे मैटर है, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ वजन है। समझ में आया? कुछ ना कुछ स्पेस ले रहे हैं उस यूनिवर्स के अंदर। आया समझ में? और कौन नहीं है? तो जिस चीज को हम सोच पा रहे हैं सिर्फ। समझ में आया? जिस चीज को हम क्या कर पा रहे हैं, सिर्फ सोच पा रहे हैं, इसी को हम नाउन्स में, नाउन में क्या बोलते हैं ग्रामर में? नाउन में कौन सा ये नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। तो जिसको सिर्फ फील कर पा रहे हो वो मैटर नहीं है। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, अच्छा, हवा मैटर है कि नहीं है? है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है। हाँ, और वजन तो है ही नहीं। अगर वजन वजन होता है तो बैलून में फुला करके अगर तुम वजन करो तो होता है। हाँ, टाइप्स ऑफ मैटर में ही आता है। समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखना। तो केमिस्ट्री को डील करते हैं मैटर से, उसके स्ट्रक्चर से, उसके कंपोजिशन से और उसके रिएक्शन से। ठीक है, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं मैटर से, उसके स्ट्रक्चर से। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्लोरीन का अपना स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन का अपना स्ट्रक्चर होता है, H2O फॉर्म में होता है।
आया समझ में? क्लोरीन Cl2 फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में। तो उसके स्ट्रक्चर से, उसके कंपोजिशन से, यानी उनको जोड़ करके कंपाउंड बना दिए, दो एलिमेंट को जोड़ करके एक अलग कंपाउंड बना दिए। तो उनके कंपोजिशन से, उनके रिएक्शन से, रिएक्शन करके हम समझते हैं कि हाँ यार ये तो केमिस्ट्री अब चलने लगा, भाई रिएक्शन आ गया, केमिस्ट्री हो रहा है, अब यहाँ पे केमिस्ट्री की चीजें चल रही हैं। आया समझ में? तो इन सब चीजों से हम केमिस्ट्री को डील करते हैं, इन सब चीजों से हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ तक समझ में आया? देखो जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द क्या होता है, उस वहां से स्टार्ट किए हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये जो पीडीएफ है वो कैसा पीडीएफ है, बेसिक वाला पीडीएफ है, जो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले पढ़ना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट। और हाँ, अगर ये पूरा पीडीएफ खत्म कर दिए ना, तो केमिस्ट्री का आधा दुख दर्द तुम लोग का खत्म हो जाएगा, आधा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इस चीज को समझ में आ गया ना? इसी चीज को देखो यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कि अपने लैंग्वेज में इस चीज को पढ़ के समझ सकते हो। जरा देखो, इस तरीके से पीडीएफ बनाया गया है। जो चीज ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसी का अपने लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है। आया समझ में? तो पीडीएफ को बहुत अच्छे से डिजाइन करने के लिए पहले उस तरीके प्लानिंग करना पड़ता है, कि कैसे डिजाइन करें। ठीक है? अब इमेजिनेशन के थ्रू समझते हैं। सोचो, अगर हर बार बोलना पड़े, क्या हर बार बोलना पड़े, कि दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का कंपाउंड, जैसे हमें H2O, वाटर, वाटर का अगर हमें स्ट्रक्चर बताना है कि H2O होता है, लेकिन अभी हम H2O नहीं बोल रहे हैं, अभी हम ऐसे बोल रहे हैं कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और इन दोनों का मिक्सचर है, जिसको हम वाटर बोलते हैं। वाटर हम किसको बोलते हैं? तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के मिक्सचर को ही हम वाटर बोलते हैं। और एक बोल रहे हैं कि भैया वाटर जो है वो H2O के फॉर्म में होता है। तो ये तो शॉर्ट मैटर हो गया ना, H2O। हुआ कि नहीं हुआ? तो सोचो जरा कि अगर एक चीज को हमें बार बार बोलना पड़ रहा है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का कंपाउंड, और उसके जगह पे हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि H2O, उसके जगह पे हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं H2O, और H2O बोलते ही पकड़ लिए कि भैया वाटर के बारे में बात हो रहा है। और एक जगह बोल रहे हैं कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, इतना बोलना पड़ रहा है, और एक जगह से बोल रहे हैं H2O। ठीक है? तो दोनों बात में तो एक ही चीज समझ में आ रहा है कि वाटर के बारे में बात हो रहा है, लेकिन सबसे शॉर्ट फॉर्म क्या निकला वहां से? H2O। आया समझ में क्या कह रहे हैं? H2O। तो बहुत फास्ट हो गया ये मेथड H2O बोलने से। ठीक है? तो H2O हुआ, Cl2 हुआ, C हुआ, CO2 हुआ, ये जो बना केमिस्ट्री का एक अलग लैंग्वेज जो बन गया। ठीक है? इन सब चीज को जो पकड़ा जाता है, समझा जाता है। ठीक है? इस चीज को हम कहते हैं केमिस्ट्री। इसी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। समझ में आया? जो बहुत ज्यादा मिस्ट्री होता है, इसमें बहुत ज्यादा मिस्ट्री होता है, इसलिए इसका नाम है केमिस्ट्री। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट, इसके जैसे कंपोनेंट ऑफ केमिस्ट्री लैंग्वेज जैसे समझो, सिंबॉलिक फॉर्म में H हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है? कार्बन का सिंबॉलिक फॉर्म अभी दिखा गया है 20 तक में। कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, फ्लोरीन का F होता है, नियोन का Ne होता है। सिंबल अभी दिखाया गया था ना 1 से लेकर 20 तक में। तो सिंबॉलिक फॉर्म तो हर एलिमेंट का इस तरीके से होगा। आ रहा है समझ में? फॉर्मूला अगर बात करें तो जैसे वाटर का H2O हो गया, कार्बन का CO2 हो गया, कॉमन सॉल्ट NaCl हो गया। कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज होता है, उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो NaCl है। आ रहा है समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? NaCl में Na जो है वो सोडियम है, जिसमें पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल है, तो ये एक सिंबल है। और दूसरा क्लोरीन में कैपिटल लेटर C है, फिर स्मॉल है L, तो क्लोरीन है ये। दोनों का मिक्सचर से कॉमन सॉल्ट बनता है, एक नमक बनता है जो घर में यूज होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। आया समझ में? क्लियर हो रहा है जो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना? क्लियर। ठीक है? और एक और चीज, इसका नाम पढ़ने पर क्या आ रहा है? सोडियम क्लोराइड आ रहा है ना, लास्ट में IDE लग रहा है। तो किसमें लग रहा है IDE? क्लोरीन में लग रहा है ना। तो हम क्या बोले थे कि अगर कोई दो एलिमेंट एक कंपाउंड बना रहा है, तो लास्ट वाले जो एलिमेंट होगा उसमें क्या लगा देंगे? IDE लगा देंगे। उसके ओरिजिनल नाम को हटा करके लास्ट में क्या लगा देंगे? IDE। क्लोरीन का क्लोरीन नहीं लिखेंगे, अब वहां पे क्लोराइड लिख देंगे। आया समझ में? सोडियम क्लोराइड। जैसे ऑक्सीजन डाई सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2। ठीक है? तो कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं? दो है, तो डाई हो गया उसके लिए, दो के लिए क्या हो गया? डाई। डाई मतलब दो होता है। और कितने ऑक्सीजन थे? दो थे, तो डाई। और क्या है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए क्या लगा देंगे?
ऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं, आईडीई, ऑक्साइड। आया समझ में? तो कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है जो बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है? चलो, जैसे इक्वेशन, इक्वेशन में जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O, H2O देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर से एक वाटर बनता है। और इस दौरान पर वाटर जब बनता है तो इस दौरान पर काफी हाई एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसी एनर्जी को ही साइंटिस्ट यूज करते हैं रॉकेट रॉकेट को स्पेस में ले जाने में। एक रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए ही इसी एनर्जी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो रॉकेट में जो फ्यूल भरा जाता है वो हाइड्रोजन का फ्लूइड होता है और ऑक्सीजन का फ्लूइड होता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बर्न करके वाटर क्रिएट किया जाता है, वाटर बनाया जाता है। और उसी पानी को बनाते समय पर जो एनर्जी बनता है, ठीक है, उसी फ्यूल को यूज करके रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये जो पढ़े थे फ्यूल वाला वो कल पढ़ चुके हैं, रॉकेट फ्यूल वाला कल पढ़ चुके हैं। यहाँ तक समझ में आया ना? तो केमिस्ट्री को देखो कितने चीजों में देख पा रहे हैं। एक तो सिंबॉलिक फॉर्म में देख पा रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला के फॉर्म में देख पा रहे हैं, और तीसरा इक्वेशन के फॉर्म में देख पा रहे हैं। समझ में आया? अब केमिस्ट्री का बेसिक चीजें स्टार्ट हुआ है, कम से कम ये 1-2 दिन चलेगा। ठीक है, अभी चैप्टर को बीच में छोड़ दिए हैं। ठीक है, बोले थे ना कि बैलेंस इक्वेशन पे आने के बाद हम केमिस्ट्री को आप 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कम से कम 2-3 दिन चलेगा बेसिक वाला, उसके बाद फिर से हम लोग अपने चैप्टर पे आ जाएंगे जहां से छोड़े थे। समझ में आया? क्लियर हुआ? और इस तरीके से यकीन मानो अगर पढ़ लोगे केमिस्ट्री को, तो हमें नहीं लगता है केमिस्ट्री के बाद तुम्हें और कोई सब्जेक्ट पसंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। चलो, यहां तक समझ में आ गया ना? नेक्स्ट, केमिस्ट्री की अगर भाषा में देखें तो इसका मतलब है विजुअल मैथ एंड मीनिंगफुल शॉर्टकट। अगर तुम्हें केमिस्ट्री का भाषा पढ़ना है तो विजुअलाइज करो चीजों को। जैसे मैथ को विजुअलाइज करते हो, मैथ को क्या करते हो? विजुअलाइज करके पढ़ते हो। ठीक है, लेट बी एक्स ऐसे करके पढ़ते हो, विजुअलाइज करते हो चीजों को। तो वैसे ही तुम्हें केमिस्ट्री के कुछ चीजों विजुअलाइज करना पड़ेगा, और कुछ शॉर्टकट मेथड को समझना पड़ेगा कि CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, आया समझ में? H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इन सब चीजों को याद करना पड़ेगा, कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, तब जाके केमिस्ट्री तुम्हारा थोड़ा स्ट्रांग हो पाएगा। आया समझ में? वो चीजें जो याद करना है वो नीचे दिया हुआ है। अब धीरे से आगे बढ़ जाते हैं कि भैया एलिमेंट क्या होता है। बहुत एलिमेंट एलिमेंट आप कर दिए। एलिमेंट होता क्या है, जिसको हिंदी में हम मूल्य तत्व बोलते हैं। आया समझ में? तो ये एलिमेंट क्या होता है? तो एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस मेड ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम से बना हो। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से जो चीज बना होगा वो हाइड्रोजन एलिमेंट है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से जो चीज बना होगा वो ऑक्सीजन का एलिमेंट हो गया। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सोडियम के एलिमेंट से जो एटम से जो चीज बना होगा वो सोडियम का एलिमेंट बन जाएगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर ही, जैसे मान लो एक ऐसा टिश्यू है जो सिर्फ और सिर्फ लीवर को बना रहा है। एक ऐसा टिश्यू है जो इसका जिसका ग्रुप बना तो एक ऑर्गन बना जो कि लीवर बना। तो लीवर बना होगा, इसका मतलब कुछ ऐसे जो टिश्यूज होंगे जो लीवर जैसा ही कुछ काम कर रहे होंगे, तो उनका ग्रुप बन करके एक लीवर बन गया। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? तो उसी तरीके से केमिस्ट्री में तुम्हारा जो सेम टाइप के एटम्स होंगे, जो सेम टाइप के एटम्स होंगे, एक टाइप के ही एटम होंगे, उनका ग्रुप बन करके एक एलिमेंट बना देता है। सेम टाइप के एटम का ग्रुप बन करके क्या बना देता है? एक एलिमेंट बना देता है। तो अगर सेम टाइप का ग्रुप अगर सोडियम का है तो सोडियम का एटम बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। अगर सेम टाइप का ग्रुप अगर ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का एलिमेंट बन जाएगा। अगर सेम टाइप का ग्रुप अगर तुम्हारा किसका है, क्लोरीन का है, तो क्लोरीन का एलिमेंट बन जाएगा। आया समझ में जो कह रहे हैं? एलिमेंट का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एलिमेंट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड का एटम वहां पर होगा। ठीक है, और एटम का मतलब समझा ही दिए हैं कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्ट होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर मारता रहता है, फिरता रहता है। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ ना चीजें? एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और एलिमेंट को अब उससे ज्यादा छोटे चीज में नहीं तोड़ा जा सकता है। सबसे छोटा पार्ट एक केमिस्ट्री का जो होता है वो क्या होता है? एलिमेंट होता है। सबसे छोटा पार्ट केमिस्ट्री का जो होता है वो क्या होता है? एलिमेंट होता है। अब एलिमेंट को तोड़ करके और छोटा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि
एलिमेंट क्या है, एक ही काइंड के एटम से मिल करके बना हुआ है, तब उसको तोड़ करके आप कहाँ जाओगे लेकर के? आया समझ में? उसको तोड़ोगे तो सीधा एटम मिल जाएगा, उसी एलिमेंट का एटम मिल जाएगा, उसको तोड़ोगे तो सबसे छोटा जो पार्ट है वो एलिमेंट ही होता है। और एलिमेंट में क्या होता है कि सेम टाइप के एटम्स के ग्रुप मिल करके एक एलिमेंट का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कंफ्यूजन आ रहा है कुछ? सब चीज क्लियर हो रहा है ना अच्छे से? चलो, जैसे समझो एटॉमिक लेवल पे लेकर के चलते हैं चीजों। पीडीएफ इस तरीके से बनाया है ना कि मजा आ जाएगा तुम लोगों को पढ़ करके, कहोगे कि भैया इतना बेसिक में कोई नहीं पढ़े हुए केमिस्ट्री। एटॉमिक लेवल पे अगर लेके जाए, एटॉमिक लेवल का मतलब है एक माइक्रोस्कोप उठाओ, इमेजिन करो मेरे पास एक माइक्रोस्कोप है और एक आंख से उसमें देख रहे हैं, और एटॉमिक लेवल का मतलब एकदम जूम करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं चीजें। आया समझ में? जैसे हाइड्रोजन के एटम के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का एलिमेंट बोलते हैं। आया समझ में? ऑक्सीजन के एटम के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का एलिमेंट बोलेंगे। क्लोरीन के एटम्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्लोरीन का एलिमेंट बोलेंगे। आया समझ में? क्लियर हुआ? जैसे लिवर के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, ठीक है, तो उन सारे ग्रुप को मिला करके हम क्या बोल रहे हैं? लिवर बोल रहे हैं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? समझ में आया कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूजन हो तो पूछा करो कि नहीं आया समझ में, लेकिन अगर समझ में आया तो ठीक, अच्छी बात है। क्लियर हुआ ना? अब देखो पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है, कुछ बच्चों को तो पीरियोडिक टेबल मतलब देखे ही नहीं है कभी, तो ये चीज देखो, इस टाइप का पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें टोटल 118 एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल 118 एलिमेंट लिखा हुआ है। समझ में आया? और इसमें टोटल कितने ग्रुप होते हैं? तो टोटल इसमें 18 ग्रुप होता है। कितना ग्रुप होता है? टोटल 18 ग्रुप होता है। और पीरियड कितना होता है? तो टोटल 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होता है। अब सर पीरियड ग्रुप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, समझो। ग्रुप का मतलब है ऐसे, ग्रुप का मतलब है ऐसे, ये जो पूरा है ये एक ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया नीचे तक, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। तो ये पूरे कितने ग्रुप है एक पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो एक पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप? 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड कितना होता है? 7 होता है। पीरियड का मतलब हो गया अब इस तरीके से, इस तरीके से गिनो जरा, कितना हो गया? 7 हो गया ना? देखो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये दो नीचे वाला जो चीज दिख रहा है ना, वो यही इन्हीं के बीच में है। ये दो अलग ग्रुप है या अलग अलग पीरियड नहीं है, यही इन्हीं के बीच में है। देखो जरा, ये है 58, 59, 60। तो 58 का मतलब कहाँ से हो गया? देखो जरा इसमें कहाँ गया 58? इधर ही कहीं हो गया। देखो 57 है ना, 57 के बाद 58, 59, 60 इनको अलग कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इनका नेचर अलग हो गया। पहले वाले को क्या बोलते हैं? पहला वाला तुम्हारा एक्टेनोइड है, दूसरा वाला लेंथेनोइड है। ये एक्टेनोइड सीरीज है, दूसरा लेंथेनोइड सीरीज है। आया समझ में? पीरियोडिक टेबल तुम लोग के चैप्टर से ही हटा दिया, सिलेबस से ही हटा दिया, नहीं तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, लेकिन सिलेबस से हटा दिया है ना, इस वजह से इसको शॉर्ट में ले जा रहे हैं चीजें। ठीक है, क्योंकि डिटेल में फिर पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं जब हटा दिया है सिलेबस से तो। ठीक है, जितना जानकारी चाहिए सिर्फ उतना ही दे रहे हैं कि एक पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 क्या होते हैं? ग्रुप होता है। और पीरियड कितना होता है? क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, पूरा याद नहीं, अच्छा एलिमेंट करो पूरा याद करने के लिए नहीं। पहले जब था तो उसमें भी 30 तक याद करना रहता था। ठीक है, उसमें अलग ये था कि उसमें सबके बारे में फिर पढ़ना पड़ता था। हाइड्रोजन के बारे में पूरा पढ़ना पड़ता था, कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा 30 तक का पढ़ना पड़ता था। ठीक है, उसका डेंसिटी पढ़ना पड़ता था। ठीक है, हाँ पूरा चीज पढ़ना पड़ता था, उसमें अलग ही पूरा चीज था वो। समझ में आया? तो ये चीज समझ में आया पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन चलेगा और बेसिक लेक्चर, फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देखो फिर मेटल के बारे में स्टार्ट हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल यहाँ तक समझ में आया तो। ठीक है, उसके बाद मेटल्स के बारे में कल से स्टार्ट करेंगे। मेटल टोटल देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में इतने होते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल अधिकतर तो मेटल से ही भरा रहता है। मैक्सिमम तुम्हें पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट मिलेंगे, मैक्सिमम तुम्हें मेटल्स मिलेंगे। ठीक है, फिर नॉन मेटल मेटलॉइड्स बहुत कम होते हैं, थोड़ा सा होता है। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, धीरे धीरे तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा चीजें, बेसिक वाला। अब बेसिक कंप्लीट हो गया तो समझो आधा केमिस्ट्री तुमको आ गया। समझ में आया? और आधा जो बचा है उसमें सिर्फ क्या करना है? सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ लेना है, बस खत्म कहानी। ठीक है।
तो इसको एक दो दिन लगेगा और कंप्लीट करने में, उसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने चैप्टर में दोबारा से आ जाएंगे। समझ में आया? आज फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है ना अभी?